अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो लंगड़ा कहाँ है? मैंने अचानक प्रकाश से पूछा। मेरा यह सवाल सुनकर प्रकाश इस तरह बित गया जैसे किसी ने बेखबरी में उसे सुई चुभो दी हो। वह हैरानी से मेरा मुंह देखने लगा। मैंने अपने ज़हन में सोच लिया था कि इसे संभलने का मौका नहीं दूंगा। आप किस लंगड़े की बात कर रहे हैं? प्रकाश ने कहा। मैं समझा नहीं। मैं इसी लंगड़े की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा, जिसके साथ मिलकर तुमने हवलदार बख्तियार को कत्ल किया है। अब तो प्रकाश यूं उछला जैसे उस पर किसी ने बम फेंक दिया हो। उसकी आंखें अजीब अंदाज में फैल गईं, जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ इसके होंठ हिलते दिखाई दिए, आवाज़ ना निकली। मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश ना करना प्रकाश, मैंने उसके कुछ बोलने से पहले ही कहा। मेरे पास कई गवाह ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इस लंगड़े को तुम्हारे घर आते हुए देखा था। तुम झूठ बोलो, फिर देखो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। तुम्हारा दायां हाथ पहले ही मफलूज है, बायां मैं तोड़ दूंगा, फिर भीख मांगते फिरोगे। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना। मैंने कत्ल नहीं किया जनाब, प्रकाश ने हकलाकर कहा। फिर किसने किया है? मैंने पूछा। वो गुल्लू ने किया है जी, प्रकाश ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। गुल्लू कौन है? मैंने सख्ती से कहा। सीधी तरह इसका नाम बताओ। इसका नाम गुलजार है जनाब, प्रकाश ने कहा। वही लंगड़ा, उसे गुल्लू कहते हैं। कत्ल के वक्त तुम उसके साथ थे? मैंने इस ख्याल से पूछा कि वो मौके का गवाह हो सकता है। नहीं जनाब, प्रकाश ने हाथ जोड़कर कहा। जैसी चाहे कसम ले लें, मैं इसके साथ नहीं था, वो अकेला ही गया था। गुल्लू की हवलदार बख्तियार से क्या दुश्मनी थी? मैंने प्रकाश से पूछा। पुरानी बात है जनाब, प्रकाश ने कहा। गुल्लू ने उसका बदला ले लिया है। हवलदार की वजह से उसकी टांग कट गई थी। मैंने प्रकाश से कहा कि वो मुझे सारी बात तफसील से बताए। प्रकाश ने मुझे जो बात सुनाई वो मुख्तसरन इस तरह थी कि गुल्लू भी अंग्रेज़ों की फ़ौज में था और जंग अज़ीम में अगले मोर्चों पर था। हवलदार बख्तियार और गुल्लू एक ही यूनिट में थे और गुल्लू हवलदार बख्तियार के मातहत था। इस ज़माने में हवलदार के मातहत गालिबन 5 सिपाही हुआ करते थे। जंग जोरों पर थी। ये प्रकाश, गुल्लू और 3 और सिपाही बख्तियार के मातहत थे। एक दिन जब जापानियों का बड़ा ज़बरदस्त हमला आ रहा था और गोलियां और बम बारिश की तरह बरस रहे थे, हवलदार बख्तियार ने गुल्लू को कोई काम बताकर कहा कि वो अभी जाकर ये काम करे। गुल्लू ने हवलदार से कहा कि हमले का जोर टूट जाए तो वो काम कराएगा। हवलदार बख्तियार बड़ा ही सख्त और डिसिप्लिन का पाबंद फौजी था और अपनी बात मनवाने का आदी। उसने गुल्लू को कहा कि वो फौरन हुक्म की तामील करे, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुल्लू ना चाहते हुए भी मोर्चे से बाहर चला गया। अभी कुछ ही दूर गया था कि एक गोला गुल्लू से कुछ फासले पर गिरा और उसका एक छोटा टुकड़ा गुल्लू के मुंह पर लगा और एक बड़ा टुकड़ा घुटने पर लगा, जिससे उसकी बाईं टांग इस बुरी तरह मजरूह हो गई कि डॉक्टरों को काटनी पड़ी। गुल्लू को माजूरी की वजह से फौज से रिटायर्ड कर दिया गया। इसका गुल्लू को बड़ा रंज था और इस हादसे का जिम्मेदार वो हवलदार बख्तियार को समझता था। उसने अहद कर रखा था कि बख्तियार से अपनी टांग का बदला ज़रूर लेगा। इधर कुछ दिनों बाद प्रकाश भी जख्मी हो गया और गांव आ गया। गुल्लू को मालूम था कि प्रकाश हवलदार के साथ वाले गांव में रहता है। उसने प्रकाश के साथ खतो किताबत के जरिए राब्ता रखा हुआ था। उसने प्रकाश से कह रखा था कि जब भी हवलदार गांव में नजर आए वो इसे इतला कर दे। जिन दिनों हवलदार बख्तियार गांव में आया हुआ था, प्रकाश किसी काम से इस गांव में आया तो उसे पता चल गया कि हवलदार गांव में मौजूद है। उसने खत लिखकर गुल्लू को इतला दे दी। चंद दिनों बाद गुल्लू प्रकाश के पास आ गया और उसके घर छुपा रहा। वो इतनी दूर से घोड़ी पर आया था। वारदात वाली रात उसने प्रकाश से कहा कि वो हवलदार का काम तमाम करने जा रहा है और वहीं से वापस निकल जाएगा, प्रकाश के पास नहीं आएगा। गुल्लू अपनी घोड़ी पर बैठकर रात के वक्त प्रकाश से रुखसत हो गया। अगले दिन प्रकाश ने सुना कि हवलदार बख्तियार को कत्ल कर दिया गया है। मैंने प्रकाश से पूछा कि गुल्लू कहाँ रहता है। उसने मुझे एक गांव का नाम लेकर बताया कि गुल्लू वहाँ रहता है। ये गांव मेरे थाने से 6-7 मील के फासले पर था और मेरे इलाके में नहीं आता था।
मैंने प्रकाश का पूरा बयान लिख लिया और उसे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। किसी दूसरे इलाके के थाने से कोई मुलजिम गिरफ्तार करना हो तो उसका एक कानूनी तरीका होता है। मैंने वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और चंद कांस्टेबल साथ लेकर गुल्लू को गिरफ्तार करने के लिए चल पड़ा। इस इलाके का थानेदार एक सिख था, उसका नाम गजेंद्र सिंह था। मैं इसके पास चला गया, वो सिखों की रवायती जिंदा दिली से मिला और मेरी खातिर तवाज़ो का इंतज़ाम करने लगा। मैंने इसे बताया कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ। तुसी जलपानी करो मलिक जी, सरदार गजेंद्र सिंह ने कहा। तोड़ा मुलजिम तोहानू मिल जाएगा। ये कहकर गजेंद्र सिंह ने अपने हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को गुल्लू के गांव भेजा कि वो जहां भी मिले उसे पकड़कर ले आए। सरदार गजेंद्र सिंह ने खाने का बड़ा ही पुरतकल्लुफ़ बंदोबस्त किया था। खाने के बाद उसने मुझसे किसी और खिदमत के लिए भी पूछा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वो दरअसल मुझसे शराब के लिए पूछ रहा था। सिख सिगरेट बिल्कुल नहीं पीते, लेकिन शराब खुलकर पीते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद गजेंद्र सिंह का हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आए। इसे देखते ही मैं समझ गया कि वो गुलजार उर्फ गुल्लू है। वो दाईं टांग पर बैसाखी के सहारे चल रहा था। इसे टांगे पर बिठाकर लाए थे। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर जख्म का एक बड़ा लंबा निशान बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा था। यही शख्स हमारा मतलूबा मुलजिम था। गुल्लू ने देसी जूती पहनी हुई थी। मैंने उसकी जूती उतरवा कर तला देखा। मेरी तवक्को के मुताबिक जूती की एड़ी के सिरे पर चमड़े का एक टुकड़ा लगा हुआ था। मैंने कच्ची ज़मीन पर उसका निशान बनाकर देखा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा जाए वारदात वाले खुरे में नजर आया था। सरदार गजेंद्र सिंह ने कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम बाकायदा मेरे हवाले कर दिया। मैंने सरदार गजेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा किया और गुल्लू को लेकर अपने थाने आ गया। जिस वक्त मैं अपने थाने पहुंचा तो मगरिब का वक्त हो गया था। मैं थक चुका था। मैंने बाकी कार्रवाई से पहले थोड़ा आराम करना मुनासिब समझा ताकि ताज़ा दम होकर तफ्तीश कर सकूं। मैंने एएसआई महेंद्र सिंह को समझाया कि मैं रात को मुलजिम से पूछगछ करूंगा, लिहाजा वो मुलजिम को तैयार रखे। मुलजिम को तैयार रखने का मतलब महेंद्र सिंह समझता था कि मुलजिम को सोने नहीं देना और उसे ज़हनी तौर पर इस हालत में ले आना है कि वो इकबाली जुर्म करने में देर न लगाए। महेंद्र सिंह को अच्छी तरह समझाकर मैं अपने क्वार्टर में आकर सो गया। जब मैं सोकर जागा तो रात के 10 बज चुके थे। मैंने 12 बजे तक इंतज़ार किया और फिर थाने चला गया। थाने के अमले को मेरी आमद का पता था, इसलिए सारा अमला अलर्ट था और थाने में दिन चढ़ा हुआ था। मैंने जाते ही गुलजार उर्फ गुल्लू को अपने कमरे में बुला लिया। कुछ देर बाद एक हेड कांस्टेबल गुल्लू को लेकर आ गया। गुल्लू की हालत अच्छी नहीं थी। नींद की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और वो झूम रहा था। उसकी वजह यह थी कि इसे खाने में उम्दा और मुरगन ग़िज़ा दी गई थी। ऐसी खुराक की वजह से नींद बहुत ज़्यादा आती है। हेड कांस्टेबल ने गुल्लू को मेरे सामने खड़ा कर दिया। गुल्लू की आंखें बार बार नींद की वजह से बंद हो रही थीं। मैंने हेड कांस्टेबल को इशारे से समझाया कि इसे सोने नहीं देना। जूं ही गुल्लू की आंखें बंद होती, हेड कांस्टेबल उसके बाल पकड़कर एक जोरदार झटका दे देता। मैंने उसे खड़ा ही रखा, बैठने को भी ना कहा। तुम अपनी गिरफ्तारी की वजह समझ गए होगे गुल्लू, मैंने इससे कहा। मैंने तुम्हें यूं ही गिरफ्तार नहीं कर लिया। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ मुकम्मल सबूत और शहादत मौजूद है कि तुमने ही हवलदार बख्तियार को कत्ल किया है। जाए वारदात पर तुम्हारे मखसूस खुरे पाए गए हैं। इसके अलावा तुम्हारे दोस्त प्रकाश ने सब कुछ उगल दिया है और कत्ल की वजह भी बता दी है। तुम्हारे लिए अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि इकबाली जुर्म कर लो। बोलो, इकबाली बयान दोगे? हाँ, इस बघियाड़ को मैंने मारा है। गुल्लू ने नींद से पीछा छुड़ाने के लिए अपना सर को जोर जोर से झटके देते हुए फटकर कहा। मेरा अहद पूरा हो गया है, मैं अब जिंदा रहना भी नहीं चाहता। पूछो, क्या पूछते हो? बघियाड़ के नाम पर मैं चौंका। मैंने हवलदार बख्तियार को बघियाड़ कहा था। मैंने कहानी के आगाज में लिखा है कि हवलदार बख्तियार की लाश का मुआयना करते हुए जब मैंने उसका चेहरा देखा था तो उसके खदोखाल देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था जिसे मैं इस वक्त कोई नाम नहीं दे सका था। अब मुलजिम गुल्लू ने इसे बघियाड़ कहा तो एकदम मेरी आंखों के सामने बख्तियार का चेहरा आ गया। इस चेहरे को देखकर वाकई किसी बघियाड़ का तासुर उभरता था। आप जानते ही होंगे कि बघियाड़ पंजाबी जबान में भेड़िए को कहते हैं।
گلو نے بیان دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تو میں نے اسے کرسی پر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ہر بات بتائی۔ درمیان میں جہاں ضرورت پڑی میں اس سے سوال بھی کرتا گیا۔ اس کا طویل بیان میں آپ کو ذرا مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنگ عظیم زوروں پر تھی اور فوجی محاذ جنگ پر مکھیوں اور مچھروں کی طرح مر رہے تھے۔ انگریزوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر فوج میں بھرتی کی مہم شروع کر رکھی تھی اور اس کے لیے پرکشش مراد کا لالچ دے رکھا تھا۔ فوج میں بھرتی کے لیے کوئی خاص معیار نہیں تھا، بس جو بھی صحت مند آدمی مل جاتا اسے بھرتی کر لیتے۔ گلو نوجوان تھا، یہ غریب لوگ تھے، ان کی اپنی کوئی زمین نہیں تھی۔ گلو کا باپ دوسروں کی زمین بٹائی پر لے کر کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس طرح گھر کا راشن پانی چلتا تھا۔ گلو بڑا ہوا تو باپ کا ہاتھ بٹانے لگا، لیکن اسے یہ کام پسند نہ تھا۔ گلو کی ماں نے اس کی منگنی اس کی پھوپھی کی بیٹی سے کر رکھی تھی۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت اور سگڑ تھی اور گلو اسے پسند بھی کرتا تھا۔ اس پسند کو عشق بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس لڑکی کے رشتے کے اور بھی برادری میں کئی امیدوار تھے، لیکن گلو کی پھوپھی اپنی بیٹی کو بھائی کے گھر میں ہی دینا چاہتی تھی۔ لڑکی بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ انہی دنوں میں فوج میں بھرتی شروع ہو گئی تھی تو گلو بھی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سال ڈیڑھ سال میں کچھ پیسے جمع کر کے شادی کر لے گا۔ گلو کے دو بڑے بھائی تھے، وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ یہ سب لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ جب لڑائی نے زور پکڑا تو ایک دن گلو کی یونٹ کو اگلے مورچوں پر جانے کا حکم ملا۔ یہ برما کا محاذ تھا۔ جاپانی فوج بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی برما تک آ پہنچی تھی۔ پرکاش بھی اسی یونٹ میں تھا۔ گلو اور پرکاش میں بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی۔ بختیار اس یونٹ میں حوالدار تھا اور گلو اور پرکاش سپاہی تھے اور بختیار کے ماتحت تھے۔ حوالدار بختیار بہت سخت گیر انسان تھا۔ اس کی طبیعت کی سختی اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتی تھی اور جب وہ غصے میں بات کرتا تو اس کی آواز میں کسی بھیڑیے کی غراہٹ شامل ہو جاتی تھی۔ اس کی شکل اور اس کی غراہٹ کی وجہ سے یونٹ کے لوگ اسے پیٹھ پیچھے حوالدار بختیار کی بجائے حوالدار بگیاڑ کہتے تھے۔ رفتہ رفتہ یونٹ کا ہر بندہ اسے بگیاڑ ہی کہنے لگا۔ بگیاڑ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ پرکاش اور گلو اس کے ماتحت ہونے کی وجہ سے خاص طور پر اس کی سخت گیری کا نشانہ بنتے تھے۔ گلو تو اس حوالدار سے اس حد تک تنگ آ چکا تھا کہ ایک دن اس نے پرکاش سے کہا کہ کسی دن سخت گولہ باری اور فائرنگ کے دوران موقع پا کر وہ اس بگیاڑ کو گولی مار دے گا، لیکن اس کو ایسا موقع نہ ملا اور پھر وہ حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے گلو کی بائیں ٹانگ بیکار ہو گئی۔ یہ واقعہ میں پرکاش کی زبانی پہلے بیان کر چکا ہوں۔ گلو بیکار ہو کر گھر آ گیا۔ لنگڑا ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے پر آنے والے زخم کی وجہ سے وہ بدصورت بھی ہو گیا تھا۔ اس کی پھوپھی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو رشتہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ گلو کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ پھر اس نے سنا کہ اس کی منگیتر نے یہ کہہ کر اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ ساری عمر ایک لنگڑے اور بدصورت خامند کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ گلو اس سارے واقعے کا ذمہ دار حوالدار بختیار کو سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں بختیار کے خلاف اتنی زیادہ نفرت بھر گئی کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ محاذ جنگ پر جا کر اسے گولی مار دیتا۔ اس واقعے کے ایک ماہ بعد پرکاش بھی زخمی ہو کر اپنے گاؤں آ گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بڑی پکی دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں میں خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رہنے لگا۔ گلو کو پتا تھا کہ حوالدار بختیار پرکاش کے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے پرکاش سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کبھی حوالدار اپنے گاؤں میں آئے وہ اسے یعنی گلو کو اس کی اطلاع کر دے۔ پھر جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہوئے دو تین ماہ ہوئے ہوں گے جب حوالدار بختیار ریٹائرڈ ہو کر اپنے گاؤں میں آ گیا۔ پرکاش کو پتہ لگا تو اس نے گلو کو خط لکھ کر اس کی اطلاع دے دی۔ ادھر گلو کی منگیتر کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی تھی۔ گلو نے قسم کھائی تھی کہ وہ حوالدار بختیار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اپنا بدلہ لے لے گا۔ اطلاع ملتے ہی وہ ایک گھوڑی پہ سوار ہو کر رات کے وقت پرکاش کے پاس جا پہنچا اور پرکاش کے گھر میں رہا۔ اس نے ایک لمبا چاقو اپنے کرتے کی جیب میں گھر سے نکلتے وقت رکھ لیا تھا۔ دن کے وقت پرکاش اور گلو گھوڑوں پر سوار ہو کر بختیار کے گاؤں چلے گئے۔ وہ گاؤں کے اندر داخل نہ ہوئے بلکہ باہر سے چکر کاٹ کر کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ پرکاش نے چند ہی دنوں میں یہ معلوم کر لیا تھا کہ بختیار رات کو کھیتوں میں سوتا ہے۔
बख्तियार के पास बंदूक थी जो वो रात को साथ रखता था। ये दुश्मनदार लोग थे और बख्तियार का कहना था कि इसके होते हुए किसी दुश्मन में इतनी जुर्रत नहीं कि इनकी फसल की तरफ देख भी सके। प्रकाश ने दूर से गुल्लू को वो खेत दिखाए जहाँ रात को बख्तियार सोता था। गुल्लू ने अच्छी तरह सब कुछ ज़हन-नशीन कर लिया और वो वापस आ गए। अब गुल्लू बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगा। आधी रात के करीब वो प्रकाश के घर से निकला। इनके दरमियान ये तय हुआ था कि गुल्लू हवलदार को कत्ल करने में कामयाब हो गया तो वापस प्रकाश के पास नहीं आएगा, और अगर किसी वजह से वो ये काम ना कर सका तो वापस प्रकाश के पास आ जाएगा और अगली रात फिर कोशिश करेगा। आधी रात के बाद का वक्त होगा जब गुल्लू बख्तियार के गांव के बाहर से होता हुआ खेतों वाली तरफ पहुंच गया। उसने दूर से देखा तो उसे हवलदार एक चारपाई पे सोया नजर आया। गुल्लू बड़ी एहतियात से घोड़ी को आहिस्ता रवी से चलाता हुआ इस खेत के किनारे तक पहुंच गया जहां हवलदार सो रहा था। इसने घोड़ी एक दरख्त के साथ बांधी और घोड़ी की काठी के साथ बंधी हुई बैसाखी उतारी और बड़ी महारत के साथ सोए हुए हवलदार की तरफ बढ़ने लगा। हवलदार अपनी मौत से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। 2-2:30 बजे का वक्त होता है जब नींद बड़ी गहरी हो जाती है। गुल्लू किसी किस्म की आहट पैदा किए बगैर सोए हुए हवलदार के करीब जा पहुंचा। वो हवलदार के सर वाली तरफ से गया था ताकि अगर सोए हुए हवलदार की आंख किसी वजह से खुल भी जाए तो उसे गुल्लू नजर न आए। उसने बैसाखी जमीन पर रख दी और चाकू निकालकर बड़े इत्मीनान और पूरे कहर और नफरत के साथ सोए हुए हवलदार के दिल के मकाम पर वार किया। चाकू खाकर हवलदार एक झटके से उठा और उसके हलक से एक अजियतनाक कराह निकल गई। उसने दाएं हाथ से बंदूक पकड़ ली। इसी वक्त गुल्लू ने उसके सीने पर दूसरा वार किया। बंदूक हवलदार के हाथ से निकलकर चारपाई से नीचे जा गिरी। गुल्लू इस वक्त इंतकाम के जोश में बावला हो चुका था। उसने तीसरा वार हवलदार के पेट पर किया और चाकू पेट में उतारने के बाद एक झटके से खींचकर पेट फाड़ दिया और हवलदार मुंह के बल आधा चारपाई से नीचे जा पड़ा और उसका निचला धड़ चारपाई पर ही रहा। खून फुव्वारों की तरह निकल रहा था। थोड़ी देर में खून के साथ साथ हवलदार की जान भी निकल गई। गुल्लू ने खून आलूद चाकू हवलदार के कपड़ों से साफ किया और जेब में डालकर अपनी बैसाखी उठाई और घोड़ी के पास जाकर उसकी लगाम दरख्त से खोली और सवार होकर रात के अंधेरे में अपने गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में उसने एक नाले से चाकू अच्छी तरह धोया और अपने कपड़ों को गौर से देखकर खून की जो छींटें पड़ी थीं वो भी साफ कर लीं। पो फटने से पहले वो अपने गांव पहुंच गया। किसी को इस पर शक न हुआ कि वो क्या कर आया है। गुल्लू ने मुझे बड़ी लंबी बात सुनाई थी जो मैंने मुख्तसर करके आपको सुनाई है। मैंने इससे पूछा कि वो चाकू कहाँ है जिससे उसने हवलदार को कत्ल किया था, तो उसने बताया कि वो चाकू अपने घर में परछती पर फेंक दिया था, अब भी वहीं होगा। मैंने उसका सारा बयान लिख लिया था, बयान पर उसके दस्तखत करवा लिए। सुबह हुई तो मैं उसको साथ लेकर आला कत्ल बरामद करने के लिए उसके गांव रवाना हो गया। उसके गांव पहुंचकर मैंने नंबरदार और 2 मोअज़्ज़िज़ आदमियों को साथ लिया और हम गुल्लू के घर चले गए। नंबरदार और दोनों गवाहों के सामने गुल्लू ने बड़ी मुश्किल से परछती से चाकू उतार कर दिया। मैंने गुल्लू को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके ज़ेरे दफ़ा 164 इसका बयान कलमबंद कराया। गुल्लू ने वही बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दे दिया। मैंने केस तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। प्रकाश ने भी बयान दे दिया था। गुल्लू वहाँ भी अपने बयान पर कायम रहा। मौके का कोई गवाह नहीं था। अगर गुल्लू अपने बयान से मुनहरिफ हो जाता तो बच सकता था, लेकिन इसे अब जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बयान देते हुए बताया था कि माजूर होने की वजह से उसके भाइयों और भाभियों का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं रहा था और वो इसे बोझ समझने लगे थे। सेशन जज ने गुल्लू को मौत की सज़ा सुना दी और प्रकाश को आनत जुर्म में 5 साल कैद सुनाई गई। गुल्लू के बाप ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने गुल्लू की मौत की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी। गुल्लू का बाप उसकी जान बच जाने पर खुश था, लेकिन गुल्लू को इस बात की ज़रा भी खुशी नहीं थी।